वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। और पाकिस्तान की जो अभी हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे अली भाई से जो एमएनए थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, और जान रहे थे कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। लेकिन जो इस वक्त करंट फेडरल गवर्नमेंट है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके बड़े कुछ अच्छे फैसले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसके तहत मुख्तलिफ वफाकी वजारतों और डिविजन्स में अहम तैनातियों और असामियों की जो है तख्लीक में वज़ीर आज़म का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। ऐसा ही है। ये देखते हैं कि पॉजिटिव है भी या नहीं भी, या इसको किस तरीके से काम करना चाहिए, ये तो अभी तज्जिया लेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म का इख्तियार जो है वो वज़ीरों, मुशीरों, वज़राए ममलिकत और सेक्रेटरीज़ के सुपुर्द कर दिया गया। नाज़रीन, बतौर वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI ने ये इख्तियार अपने पास रखा था, लेकिन इसके साथ ही जो है वो नाज़रीन आपको ये भी अपडेट करते चले लाहौर से मुतालिक कल जो हुआ, वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज़, उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आला की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है और मुझे आग का दरिया उबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, इसके बहुत सारे मानी अखज़ किए जा सकते हैं, वो देखते हैं कि क्या मानी है। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जहाँ मुल्क में एक तरफ सियासत उरूज पर है, वहीं पर दूसरी जानिब नाज़रीन जो है वो मुआशी इस्तेहकाम के लिए भी हुकूमत सर तोड़ कोशिशें करती हुई हमें दिखाई देती है, जिसकी बिना पर जो हुकूमत है वो सरमायाकारों से मुलाकातें भी करी। हमने खुद देखा कि किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब कराची गए और उन्होंने बातचीत की बिजनेस कम्युनिटी से, उसे रिक्वेस्ट की एक बार फिर से कि जो पानी और कुछ बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से भी रिक्वेस्ट की गई हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, वो उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं ये तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन इन अहम मौज़ूआत के ऊपर जो है गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इफ्तिखार शर्राजी साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं इफ्तिखार साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तिखार साहब, ये बड़ी एक अहम फैसला किया गया है जी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। इख्तियारात जो हैं वो अब उन्होंने जो पास डाउन कर दिए हैं लोअर स्टाफ को, अपने जो अहम इख्तियार जो हैं अपॉइंटमेंट्स के, आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा इकदाम तो हम कहेंगे कि भी जाहिर सी बात है, चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। लेकिन यही सियासी जमातें जब इक़्तिदार में आती हैं, और फिर हम बल्दियाती निज़ाम की बात करते हैं, अगरचे डिक्टेटर के दौर में आया था ज़िली हुकूमतों का निज़ाम, गोया कि इख्तियारात की तो बिल्कुल निचली सतह पे मुंतकिली होनी चाहिए। इस मुल्क का आइन भी ये कहता है। ये एक और भी डिबेट है कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी होती है। फिर आप अगर अपने उन वजारतों में, महकमों में अपने फेवरेट्स को वहाँ पे अकोमोडेट करते हैं, जब ये मामला वज़रा के हाथ में चला गया है, सेक्रेटरीज के हाथ में चला गया है, तो इस मुल्क में फिर मेरिट को मेक श्योर करने के लिए भी कोई मैकेनिज्म है क्या? इस बात को भी चेक किया जाएगा कि जो एक आसामी क्रिएट की जा रही किसी वजारत में, किसी डिवीजन में या किसी महकमे में, क्या उसकी ज़रूरत भी है कि नहीं, या किसी एक अपने फेवरेट को खुश करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए। क्योंकि हमने माजी में देखा है, वो PIA हो, वो रेलवे हो, वो स्टील मिल हो, वो PTCL हो, ये इदारे इसीलिए डूबे हैं कि वहाँ पे सियासी बुनियादों पे भर्तियाँ हुई हैं गैर ज़रूरी तौर पे, और मोर इम्पोर्टेंटली वहाँ पे नाअहल लोगों को सियासी बुनियादों पे। मेरे ज़हन में भी यही, जैसे भी आपके एनालिसिस सुन रहा था, मेरे ज़हन में एक और सवाल जो है वो पैदा हुआ, वो यही था कि ये जो डिसीजन ली गई है, क्या ये ट्रू सेंस में है, और क्या ये वाकई जो है टिकल डाउन करेगी? क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स तो इन्हीं लोगों ने की हुई हैं, मतलब अपने ही अपॉइंटमेंट्स की हुई हैं जो कि इनको पसंदीदा थी। तो क्या इनका इन्फ्लुएंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? इन्फ्लुएंस होगा और सिर्फ पेपर पे नहीं है? मेरा ख्याल में अब वजह यह है कि इन्होंने ये सारे मामलात अपने हाथ में रखे, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी तक माइंडसेट ना तो लोगों का बदला है और ना ही सियासतदानों का। या तो आप कहें ना कि 90% एक नई लॉट सियासतदानों की आ गई है, यंगस्टर्स हैं जिस बात पे बिलीव नहीं करते कि लोगों को नौकरियां तकसीम की जाएं और सियासी बुनियादों पे लोगों को अकोमोडेट किया जाए, वही पुराने लोग हैं। तो मेरा ख्याल है जो माइंडसेट अगर नहीं बदलेगा तो फिर मेरा प्राइम मिनिस्टर ने ये समझा है कि वजह ये कि हर मिनिस्टर, हर MNA उनके पास आ रहा है और उनसे कुछ तकाजा कर रहा है, तो चीज़ों को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए कम से कम वफाक की हद तक, कि लोग खुद ही अकोमोडेट करें लोगों को। तो मुझे तो लगता है कि फिलहाल तो इसके पीछे यही सोच कार फरमा नजर आ रही है। इसमें हरगिज़ कोई ऐसा नहीं है कि टैलेंट हंट किया जाए और फिर वफाकी वज़रा को जिस तरह टास्क भी किया गया है। खैर तहरीक इंसाफ के दौर में भी आपको याद होगा कि 100 दिन की कारकर्दगी, फिर उसके बाद इसी तरह चलती रही है, लेकिन चीज़ें मेक श्योर नहीं हो पाई। तो अब अगर नीयत यह है कि आपने मिनिस्टर्स को टास्क देने हैं और साथ में आप उनसे ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी टीम खुद बना सकते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट्स भी देने पड़ेंगे, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके पीछे माइंडसेट ये है
کہ نہیں بھائی میں آلریڈی آکوپائڈ ہوں، تو آپ اگر یہ سیاسی بندر بانٹ کرنی ہے تو بھلے میں نے اب آپ کی طرف چیزوں کو منتقل کر دیا ہے، تو میرے آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی بیٹھ کے آپ اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں. تو میرے خیال میں اگلے پھر ہمیں 1-2 سال میں دیکھنا پڑے گا کہ اپائنٹمنٹس کس طرح کی ہو رہی ہیں، کیا میرٹ پہ ہو رہی ہیں، اور پھر کیا وہ لوگ پرفارم بھی کر رہے ہیں. اور مور امپورٹنٹلی کیونکہ آپ کو آئی ایم ایف بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپنے اخراجات آپ کم کریں، آپ ایکسپینڈیچر کو کم کریں. تو اس وقت ہمیں جاب کٹنگ کی طرف جانا چاہیے، کم از کم گورنمنٹ کے اینڈ پہ، کہ ہمارے اداروں کے اندر کتنے ادارے ہیں کہ جو غیر ضروری ہیں. آپ کو یاد ہوگا الیکشن مہم کے دوران بلال بھٹو زرداری صاحب فرماتے تھے کہ کم از کم 17 منسٹریز ہیں وفاق میں جو غیر ضروری ہے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ پروونشل سبجیکٹ ہو گئے ہیں، اور ان منسٹریز کے اوپر ہر سال کچھ 700 سے 800 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں. جی تو یہ کام کرنے والے جو کرے میرے خیال میں. لیکن ابھی آپ نے افتخار صاحب آئی ایم ایف کا ذکر کیا، تو آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کچھ کمپلینٹس گئی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو، جس پہ انہوں نے تھوڑی ناراضگی بھی شو کی ہے، جس میں ابھی پی ایم صاحب نے کچھ ایوارڈز جو ہیں وہ دیے کچھ آفیسرز کو مانیٹری. جی 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 یہ جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے بیوروکریٹس ہیں ان کو 4 تنخواہیں بطور بونس دی گئی ہیں. اور یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی یہ 100 ملین روپے بنتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا ملک کہ جو 130 ارب ڈالر کے قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے، جو ہر اگلی سانس آئی ایم ایف کی پیسوں سے لیتا ہے اور ان کی مرضی سے لیتا ہے، وہاں پہ آپ اپنی قریب کے لوگوں کو اپیز کرنے کے لیے یہ طریقے اپنا رہے ہیں. تو ڈسپیرٹی تو آلریڈی موجود ہے. ایک طرف تو لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ادھر آپ جناب لوگوں میں رقوم تقسیم کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ناپسندیدہ کام تھا جس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ تھوڑے سے کنسرن آئی ایم ایف نے بھی شو کیے ہیں کہ جہاں سے بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنا بیلٹ آپ ٹائٹ کریں، اپنے اخراجات کو کم کریں، اپنا انفراسٹرکچر جو آپ کا حکومتی ہے مشینری اس کو کم کریں، لیکن آپ لوگوں کو اس طرح نواز رہے ہیں. تو خیال کرنا چاہیے، کیونکہ عام آدمی کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی میں تو آپ کی غربت دور کرنے کے لیے اپنے کپڑے تک بیچ دوں گا. تو بھائی میرے کپڑے بیچنے کی نوبت نہیں آئے گی. اگر آپ اس طرح کی شاخرچیوں کو بند کر دیں گے تو آپ لوگوں کو ویسے اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. اور شرازی لیکن صاحب وہی ہے نا بات، یہ کہ کال و فیل میں تضاد ہے، پرابلم یہ اس ملک کا. ٹھیک ہے، کل جو ایک ایونٹ پہ مریم نواز صاحبہ جس طریقے سے آئیں وہ ایک وردی میں، اس پہ بھی کافی سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. پھر ان کا بیان جو تھا یہ کہنا ہے کہ میں آگ کا دریا عبور کر کے اس پوائنٹ تک پہنچی ہوں. اب میرے مطابق تو اس کے بہت سارے معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں، آپ کے مطابق اس کا کیا معنی ہے؟ جی آگ کا دریا پتہ نہیں وہ کون سا تھا کہ جو ہم سب 24 کروڑ لوگوں کی آنکھوں سے اجل رہا ہے. وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اتنی پرنسپل پنشمنٹ کے باوجود کوئی 3-6 ماہ بعد وہ ضمانت پہ باہر آ گئی. پورے ملک میں وہ جلسے کرتی رہیں. ان کے والد صاحب کو پلیٹس کی بنیاد پہ، گرنے کی بنیاد پہ لندن بھیج دیا گیا 4 ہفتے کے لیے. وہ 4 سال وہاں رہ کے آئے. اس کے بعد بند کمروں میں بیٹھ کے کچھ معاملات طے ہوئے. اور پھر 8 فروری کو جو تماشا اس ملک کے اندر لگا ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے اور میں نے بھی دیکھا ہے. ابھی بھی اگر فورینسک ہوگا فارم 45 کا تو پتہ نہیں کہانیاں کیا ہمارے سامنے آئیں گی. لیاقت چٹھا صاحب کے جو چیف کمشنر پنڈی کے بیانات کو تو چھوڑ دینا آپ. تو مقصد ہے کہ وہ پتہ نہیں کون سا آگ کا دریا تھا کو جنہوں نے عبور کیا ہے. ہمیں تو بھئی اگر یہ بات اگر ہمیں نیلسن منڈیلا کے منہ سے سننے کو ملتی نا، جو انہوں نے بھی نہیں کی تھی، جو 27 برس کال کوٹڑی میں رہے تھے ایک مہم کو، ایک موومنٹ کو لے کے، یہ جملہ تو ان کے منہ سے بھی ہم نے نہیں سنا. پتہ نہیں ان کو کون سا آگ کا دریا عبور کرنا پڑا ہے. بہرحال لیکن کل کے جس دن آپ جس طرح پولیس کی وردی میں آپ 12 کروڑ کے صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ کے نیچے وہ سبارڈینیٹ ادارے ہیں، اور وہ ایسے ادارے ہیں کہ جن کے کردار کے اوپر بڑے سوال اٹھتے ہیں. پنجاب پولیس کے بارے میں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے بارے میں، پولیس مقابلوں میں لوگوں کو مارنا، لوگوں کی جانوں کو تحفظ نہ دینا. کوئی خاتون موٹر وے پہ جا رہی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو وہاں کا پولیس چیف یہ کہتا کہ جی آپ رات کو اکیلے نکلی کیوں تھی؟ تو آگ کا دریا شرازی صاحب آپ کے مطابق یہ سی ایم کا بہت نان سیریس بیہیویئر جس طریقے سے کل وہ گئی ہیں ایونٹ پہ؟ میں کہتی ہوں کہ اگر اس کے بعد عظمیٰ بخاری صاحبہ جو وزیر اطلاعات وہاں کے کہ وہ کہنے کہ جس سے پولیس کی عزت میں بڑا اضافہ ہوا ہے. اگر آپ نے عزت میں اضافہ کرنا تو جا کے خاک روبوں کی عزت میں اضافہ کریں. آپ جھاڑو اٹھائیں اور گلیوں میں جا کے ان کے ساتھ کھڑے، کیونکہ ان کو عزت دینے کی ضرورت ہے جو ہمارے گلے محلوں کو روز صاف ستھرا رکھتے ہیں ہمارے لیے. افتخار صاحب یہ بھی تو آپ پوچھیں کہ وسائل اتنے استعمال کرتے ہیں، اتنی فیسلٹیز ان کو ملی ہوئی ہیں، لیکن لوگوں کی جان و مال جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے.
उन लोगों से तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बजाय ये कि आप उनको इज्जत दे रहे हैं। इफ्तिखार साहब, ये भी तो कहा जा सकता है ना कि मरीम Very नवाज valid साहिबा point की though. तरफ से ये जो बयान है कि जी आग का दरिया पार करके वो आई हैं, तो वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर की जो है बेटी हैं और अपने वालिद साहब की वजह से ही वो यहाँ तक पहुंची है और उनकी फर्स्ट ये अपॉइंटमेंट है और वो भी माशाल्लाह से डायरेक्टली एज ए सीएम आई हैं। तो वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी कह सकती है ना कि पूरा एक आग का दरिया था, वो पार करके आई हैं, वोट को इज्जत दो और फिर शायद वो इज्जत मिल 2018 गई की फाइनली। तरफ। और बस ये वोट को इज्जत देना, पता नहीं अगर इसको कहते हैं तो इस इज्जत से तो हम वैसे ही भले हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि लोगों से जाके पूछें, मतलब है कि एक प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी, सॉरी अपना साहबजादी, और साथ में ये है कि उन्होंने बकौल उनके स्ट्रगल की है। लोगों का ख्याल ये था कि उनके पास एक विजन होगा, वो जमात के जो तहरीक इंसाफ को क्रिटिसिज्म करती थी उनके ऊपर कि उन्होंने मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है, हम तो समझ रहे थे। लेकिन आपने वजारत औला संभालने के बाद जो पहला काम किया, आप किसी थाने में चली गई, उसके बाद हवालात में जाके लोगों से पूछती हैं कि जब कब आए हैं, कभी आप ये रमजान के दिनों में जेल में चली जाती हैं और उन कैदी खवातीन को कबाब और टिक्के खिला रही हैं। आज जाके पूछे ना कि क्या वो कबाब टिक्के मिल रहे हैं उनको कि नहीं मिल रहे। भाई इस तरह के ऑप्टिक्स जो है ना, या स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं है, या आप ड्राइविंग से निकल रही हैं और कह रही है कि जो ट्रैफिक का बड़ा मसला है इसको फौरन ठीक करें, या आप जाके नान भाइयों को जाके धमकी देते हैं कि जी आपने 4 रुपए कम रोटी बेचनी है, नहीं बेचेंगे तो ये टेलीफोन नंबर पे कॉल आएगी, हम आपको। और लास्टली इफ्तिखार साहब, पुलिस जो है, पंजाब पुलिस को भी जो है वो दिखा दीजिए कि एक पुलिस का स्टेट बनाया हुआ है पंजाब को। लास्ट कमेंट इस पे। जी मैं तो यही कहूंगा, देखे ना, जिस आजी साहब को मुल्क का आला सिविल तरीन अवार्ड दिया गया है, लोग तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आज कल 23 तारीख को जो यूएस की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के बारे में, उस रिपोर्ट के अंदर हर लाइन के अंदर पाकिस्तान के किरदार और पाकिस्तान की रियासत और इसके इदारों के किरदार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं संगीन ह्यूमन राइट्स को लेके। और आप ऐसे लोगों को अवार्ड दे रहे हैं और फिर उनकी वर्दियां पहन के आप गॉड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि गॉड ऑफ ऑनर देने वालों को और लेने वालों को दोनों को चले इफ्तिखार साहब, वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया। तीनों रात हमें जल्दी से बढ़ना है न्यूज ब्रेक की जानब। न्यूज ब्रेक से इंशाल्लाह वापस आते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं।